हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। ये है हमारी एस्टेट की क्लास। हमने 2022 के PYQ जो है कंप्लीट कर लिए हैं। CDP वाला जो पोर्शन है उसके 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से किया जा रहा है। पार्ट 1 के अंदर हम 15 क्वेश्चन करते हैं। स्टार्टिंग के पार्ट सेकंड के जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लिया जाता है। ऐसे ही 2023 के साथ करेंगे हम, है ना। ये लेवल 3 रहेगा। एस्टेट का एग्ज़ाम है। ये एस्टेट का एग्ज़ाम है, लेवल 3 एग्ज़ाम है। ये कौन सा क्वेश्चन पेपर रहेगा? 2023 क्वेश्चन पेपर है साइकोलॉजी का ही, सेट E है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हमारा। इन विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन? सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? हमें ये बताना है। जो सामाजिक रूप से वंचित होते हैं बच्चे, उनके लिए कौन सी एजुकेशन बेस्ट होगी? पहली रहेगी हमारी, क्या हमें उनको इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए? अनौपचारिक शिक्षा नहीं करानी चाहिए। सोशली डिप्राइव्ड है, क्या हमें स्पेशल एजुकेशन उनके लिए अलग से एजुकेशन प्रोवाइड करें? नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक, क्या सिर्फ उन्हें हम धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड कराएं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है उन्हें? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है मैम? अब आप तुमसे पूछोगे ये क्या हो गया, स्क्रीनशॉट लिया गया। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जहाँ सभी बच्चों को एक समान, है ना, एक समान शिक्षा मिलती हो या मिले, शिक्षा मिले। उसे कौन सी एजुकेशन बोलेंगे? समावेशी। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, चाहे वो अंतर कोई भी हो, चाहे फिजिकली यानी शारीरिक, इमोशनल, सोशल अभी क्वेश्चन के अंदर ही पूछा गया है। और भी फिजिकल, इमोशनल, या फिर कोई बोलते ना दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग को या फिर कोई गैर दिव्यांग को, सभी को क्या है, एक समान समझा जाए। सबको कैसा समझना? सेम समझना है। और सभी को समान अवसर भी मिलने चाहिए भाई, ठीक है। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी को एक जैसे शिक्षा मिले, वो ही क्या हो जाती है? इंक्लूसिव एजुकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हमें मिल चुका है। इसका आंसर रहेगा इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है रिगार्डिंग एडोलसेंस अंडर एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारा। ईगो आइडेंटिटी क्या नेगेटिव है? ऐसा तो नहीं बोला गया। न्यूट्रल है? नहीं। ईगो आइडेंटिटी इज नॉट जस्ट ए साइको सोशल एस्पेक्ट, क्या कह दिया जी आपने? अहम पहचान कोई मनोसामाजिक पहलू ही नहीं है, ऐसे तो कोई बात ही नहीं कही गई है। ये आप तीनों ऑप्शन को हम काट देते हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा वो सही है कि जो ईगो आइडेंटिटी है, अहम पहचान एक घनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। ईगो आइडेंटिटी इज ए पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज नॉट सीन इन ए क्रिएटिव चाइल्ड। आप क्रिएटिव चाइल्ड यानी क्रिएटिव चाइल्ड एक सर्जनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं होगी। आपको ये बताना जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक नहीं होगा यानी नेगेटिव चीज़ निकालनी हमें। पहली है पॉजिटिव चीज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग। हमने 2022 के जब PYQ किए थे वहाँ पर भी बताया था मैंने, डाइवर्जेंट थिंकिंग जब आपकी थिंकिंग बहुत अलग अलग दिशाओं में आपके लेकर जाए, यानी कि आपके पास कोई एक प्रॉब्लम, आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे सॉल्यूशन देखने को मिले, तो वो कौन सी थिंकिंग हो जाएगी हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी सोच रहे हो आप डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, तो एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी है। और क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग किसने कहा था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी ही है, तो वो गिलफर्ड ने बोला। ये मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था, गिलफर्ड के द्वारा SOI मॉडल है ना जो उनका, उसके अंदर बताया गया था, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी, अति जिज्ञासा। आपके अंदर जिज्ञासा नहीं रहेगी तो आप क्रिएटिव कैसे बनोगे। जिज्ञासाशील व्यक्ति ही क्रिएटिव बन सकते हैं। न्यू चीज़ों के बारे में क्यों, कैसे, क्यों, ये सब चीज़ें ना खोल के, कई होते ऐसे प्रोडक्ट हम खोल के देखते कि क्या है, क्यों है, कैसे जोड़ तोड़ कर ये बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा हमारी एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी, यानी कि ये भी ऑप्शन जो है हमारा सही रहेगा। हाई इमेजिनेशन, ये भी ऑप्शन ठीक है। आप उच्च कल्पना नहीं करोगे तो वो क्रिएटिविटी कैसे आएगी। आपके अंदर कल्पना आप इतनी करोगे, आप इतना ज़्यादा सोचोगे, इतना इमेजिनेशन करोगे, तभी तो क्रिएटिविटी निकल कर आते, क्रिएटिव आइडियाज़ निकल कर आते हैं। लेकिन कन्वेंशनल थॉट नहीं होगा यहाँ पर। कन्वेंशनल थॉट ऐसे थॉट जो कुछ नया नहीं है, पुराने विचार है ना, पुराने विचार, उसमें कोई नोवेल्टी नहीं आई। क्रिएटिविटी तो नोवेल्टी होता है ना, ओरिजिनलिटी, नोवेल चीज़, नई चीज़ें, ऐसे आइडिया जो किसी ने कभी सोचे ना हो, इस प्रकार से सोचना है ना, ऐसा कर दिखाना जहाँ पहले कभी न किसी ने ऐसा किया ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं बताना था हमें। तो यहाँ कन्वेंशनल थॉट, परंपरागत विचार, ऐसे विचार जो नए नहीं हो, पुराने हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक डज नॉट हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है, इनमें से बताना है। पहला है हमारा सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर, सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार। हाँ, हमें ऐसे व्यवहार करने चाहिए जो सोशली अप्रूव्ड हो, है ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर, ऐसे व्यवहार करो जो समाज के द्वारा स्वीकृत सामाजिक भूमिका निभाना, जो समाज के द्वारा बताए गए, स्वीकार किए गए हो, ऐसे रोल निभाने हमें, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, सामाजिक अभिवृद्धि का विकास। देखिए, हमें नेगेटिव पॉइंट छाटना, ना कि पॉजिटिव। नेगेटिव पॉइंट एक ही है यहाँ पर, जहाँ पर ये बात कही गई है सामाजिक पूर्वाग्रह का विकास करना, है ना। फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रिजुडाइज करना, ठीक है। ये नेगेटिव पॉइंट छाटना, हमें अपना आंसर मिल जाएगा कि जो सामाजिक पूर्वाग्रह है, सामाजिकीकरण की प्रक्रिया पर एक सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा बल्कि नकारात्मक प्रभाव डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर टू। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भ करता है। बताना क्या होता है जी। Z यानी PD, आजकल Z को Z बोला जाता है ना, Z, हमने तो Z पढ़ा था, Z फॉर ज़ेब्रा, आजकल पढ़ रहा है G फॉर ज़ेब्रा तो हम बोलेंगे Z फॉर ज़ेब्रा बोलेंगे, ZPD। What the child can do
इंडिपेंडेंटली। व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, यानी कि बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, क्या है, यही होता है जीपीडी। जी जी खैर मेरे बच्चे को पढ़ा के मेरे को भी जी आ गया इसको बोलना, तो जीपीडी रहेगा। ठीक है, जीपीडी बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, ये है नहीं है। व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू इंडिपेंडेंटली, बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है। चलो इसका आंसर ही कर लेते हैं सीधा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो ZPD या ZPD जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। ZPD क्या होता है कि जब एक बच्चा जिसके पास ज्ञान की कमी है, अभी उसके अंदर वो ज्ञान नहीं आया है, एक इंसान जिसके पास नॉलेज है, ज्ञानी, ये ज्ञानी व्यक्ति हो गया हमारा, ये अज्ञानी व्यक्ति हो गया, बच्चा हो गया ना, ये बच्चा अज्ञानी है, ये ज्ञानी व्यक्ति है। अब इस बच्चों को सीखना है कुछ भी, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास नॉलेज है, एक बच्चा जिसके पास नॉलेज नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं हम साइकिल का, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। साइकिल है, साइकिल में क्या होता है कि बच्चे को अकेले साइकिल चलानी नहीं आती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की मदद लेता है, अपने माता पिता की जो है हेल्प लेता है। माता पिता वो जिनको साइकिल चलाना आता है, और बच्चा जिसको साइकिल चलाना नहीं आता है। ठीक है, अब इनके बीच में वह बच्चा जब उसको साइकिल चलाना नहीं आता था और जब उसको साइकिल चलाना आ गया, ठीक है, उसके बीच की जो दूरी होती है ना, उसको बोला जाता है जीपीडी। यानी कि बच्चा जब बच्चे को, ये वो बच्चा है जब उसको साइकिल चलाना नहीं आता था, ये उदास है क्योंकि उसको साइकिल चलाना नहीं आता। अब ये वही बच्चा है जब उसको साइकिल चलाना आ गया। ठीक है, तो किसकी हेल्प किसकी ली, उसने अपने पेरेंट्स की हेल्प ली। पेरेंट्स ने, जब भी बच्चा साइकिल चलाता, पेरेंट्स उसको स्पोर्ट बन के खड़े रहते, उसको स्पोर्ट बनते और चलाना सिखाते, उसकी हेल्प करते। आप लोगों ने देखा होगा ना, कई पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे की हेल्प करते हैं साइकिल चलाने में। ठीक है, तो यहाँ हमें बताना है ZPD के बारे में। एक वो बच्चा जब उसको साइकिल चलानी नहीं आती थी, एक वो बच्चा जब उसको साइकिल चलानी आ गई, जब उसने अपने पेरेंट्स की हेल्प ली। जब वो पेरेंट्स की हेल्प ले लेता तो ये स्कैफ फोल्डिंग का काम करता है। और जब बच्चा साइकिल चलाना नहीं आता और जब बच्चे को साइकिल चलाना आता है, तो उसके बीच की जो दूरी होती है ना, उसको हम बोलेंगे GPD, है ना। बच्चा जब बच्चे को कुछ नहीं आता और जब बच्चे को आने लगा, तो उसके बीच की जो दूरी होती है उसको बोलेंगे ZPD या फिर GPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, बीच की दूरी होना। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, क्या कर सकता है बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर हो गया ना हमारा 3rd। चलो क्या हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। इफ ए लर्नर डज नॉट अचीव्ड द accepted performance, what type of testing is done to find out the reason। यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता, जैसा हम चाहते हैं, एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस जैसा हम चाहते हैं वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाएगा। देखिए, फॉर्मेटिव और सबमिटिव नहीं आएंगे, ये असेसमेंट का पार्ट है हमारी, है ना, असेसमेंट का पार्ट रहेगा हमारे। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट तो जैसे कि हमें पता है ड्यूरिंग द सेमेस्टर होता है, ड्यूरिंग द सेमेस्टर। और सबमिटिव जब हमारा सेमेस्टर ख़त्म होने एंड पर होता है ना, एंड हो जाता है का मतलब फाइनल एग्ज़ाम हो गया, फाइनल एग्ज़ाम होता है ना हमारा, फाइनल एग्ज़ाम हो गया जब
जब हमारा स्कोर बनकर तैयार होकर हम जब पेपर देते हैं ना फाइनल एग्ज़ाम, तो वो हमारा सबमिटिव होगा। फॉर्मेटिव क्लास में हमसे टीचर पूछ रही है बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो फॉर्मेटिव हो जाएगा। या फिर टेस्ट ले लिया क्लास सेमेस्टर के बीच में ले रही है मैम, पढ़ाते पढ़ाते हुए हमें पूछ रही है, टेस्ट ले रही है, तो वो फॉर्मेटिव हो गया। और ये लास्ट में होता है हमारा एंड सेमेस्टर का जब एंड हो जाता है, फाइनल एग्ज़ाम हो जाते हैं हमारे, एग्ज़ाम होते हैं, तब उसको समेटिव असेसमेंट किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई बच्चा है उसने जैसा चाहता था वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसका कारण जाने, क्यों नहीं कर रहा है, जैसा चाहा हमने वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों, क्या कर। देखिए उपचारात्मक रिमेडल में क्या होगा कि जब बच्चा के अंदर हम ये सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप होता है निदानात्मक, एक मिनट, निदानात्मक डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि आप ये देखते हो क्या क्या कारण है, कोज देखते हो ना कि बच्चे ने परफॉर्मेंस क्यों नहीं की, एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस जैसा हम चाह रहे थे वैसा क्यों बिहेव नहीं कर पा रहा, परफॉर्म क्यों नहीं पर, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है। क्या उसने सही से PYQ नहीं लगाए थे, जो उसने कंटेंट लिया था वो एक्यूरेट नहीं था, है ना, PYQ सही से नहीं लगाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, टाइम बैलेंस नहीं था, कंटेंट जो लेना चाहिए था, सिलेबस कंप्लीट नहीं था, क्या इसलिए परफॉर्मेंस, यानी कारण देखेंगे हम सही से, वो उसका स्लीपिंग टाइम, उसका खाने पीने का टाइम सही नहीं था, परफॉर्मेंस में क्या इफ़ेक्ट पड़ा जैसा हमने चाहा। तो यानी कारण देखना, जब भी बात आए कारण की, आप डायग्नोस्टिक पे टिक लगा देना, ऑप्शन में ज़रूर पर मिलेगा कोज ना कारण, रीज़न सीधा लगाओ, डायग्नोस्टिक निदानात्मक। चलो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंक्लूसिव इज़ नॉट कन्फाइंड टू दी डिसेबल्ड बट इट ऑल्सो मीन नो एक्सक्लूसिव ऑफ एनी चाइल्ड। समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना हो। हमने पढ़ा था ऊपर, फर्स्ट ही क्वेश्चन था हमारा कि सभी को समान है शिक्षा, सबको समान देनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो ये किसने बोला भाई, किसके द्वारा स्पष्ट किया गया था, ये NCP के द्वारा 2025 के द्वारा स्पष्ट किया गया था। ये स्टैटिक पोर्शन है, समझने वाला कोई नहीं है। चलो सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। विच टाइप ऑफ चेंजेस ऑकर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, हमें बताना जो वृद्धि और डेवलपमेंट है उनमें किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। पहला बोल रहा है चेंज इन बॉडी साइज। हाँ वैसी बात है, बच्चा पहले छोटा इतना होता है, फिर इतना बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बात ठीक है हमारी, इनकी ये पॉइंट ठीक है। चेंज इन बॉडी पोर्शन, शरीर के अनुपात में भी चेंज होना हो जाता है। हाँ ये भी ठीक है। डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, क्या पुराने लक्षणों का विलोपन होता है। हाँ होता है ना, जैसे कि नए दांत होते हैं हमारे, दूध वाले दांत, जब नए दांत निकलने वाले होते हैं तो वो दूध वाले दांत जो है टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, तो विलोपन नहीं होगा ना, पुराने फीचर्स हमारे चले गए। अब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ओल्ड पर्सन होते हैं, बूढ़े होते हैं ना, हमने एक हाइट प्राप्त की होती है, एक हमारी एवरेज हाइट होती है ना, पूरी उम्र एक एवरेज होती है। लेकिन जैसे ही हम बूढ़े होते हैं ना, तो हमारा कुछ इंचेस तक हाइट जो है कम हो जाती है जब हम ओल्ड हो जाते हैं, यानी कि वो फीचर भी हमने लूज़ किया, वहाँ से भी हमारा डिसअपीयर हो गया वो फीचर। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। एक्विजन ऑफ न्यू फीचर, नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण भी होता है, नए नए फीचर्स भी आते हैं क्यों नहीं आते हैं। न्यू टीथ का आना, न्यू फीचर आए। सेकेंडरी, जो किशोरावस्था के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक आते हैं, तो वो भी तो नए फीचर्स होते हैं, ये भी तो चेंजेस होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन और लर्निंग। ये बताना कि कौन सा कथन है, स्टेटमेंट है जो अभी प्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं कराता। पहली स्टेटमेंट बोल रही है अभी प्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण कर देती है। मोटिवेशन इम्पेयर लर्निंग बिहेवियर, ये पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाता है सही। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, चलो फिर भी हमें सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है अभी प्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल करती है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है मोटिवेशन लर्निंग बिहेवियर की, ये बात सही है। मोटिवेशन सीखने के व्यवहार को सक्रियता लाती है, एनर्जाइट। आप जब भी आपको कोई मोटिवेट करता हो ना, आप और ज़्यादा काम करने के लिए तत्पर नहीं होते, रेडीनेस नहीं आती आपके अंदर कि हाँ मैं करूँ, मैं पढ़ूँ। आपको जैसे ही मोटिवेशन मिलती है ना, देखो कैसे फटाक से बढ़ना स्टार्ट कर देते हो आप, है ना। तो ये चीज़ भी सही है हमारी। अगला है अभी प्रेरणा सीखना के व्यवहार को चयनात्मक बनाती है। मोटिवेशन मेक्स लर्निंग बिहेवियर सेलेक्टिव। हाँ मोटिवेशन से आपको ये पता चल जाता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीज़ भी हमें बताती है कि जब हमें हमारे जो गोल है उसको अचीव करने पर कौन कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना है, किस किस स्टेप को हमें नहीं करना है, वो चीज़ भी हमें बताती है। चयन करना हो गया ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब ये बोल रही है पहला ऑप्शन में मोटिवेशन इम्पेयर लर्निंग बिहेवियर। क्या अभी प्रेरणा जो सीखने के व्यवहार को, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द स्टेजेस ऑफ मोरालिटी विद देयर लेवल अंडर द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोलरबर्ग। कोलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सुमेलित कीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने 2022 वाले में गलत कराया था। हैंग गॉड आ तो गया, लेकिन मैंने पिन में डाल दिया था कि वहाँ पर मैंने जो कन्वेंशनल को फर्स्ट स्टेज बता दिया था, है ना। आपने अगर पहली वाली क्लास लगाई होगी, कन्वेंशनल को मैंने ना स्टेज 1 बता दिया था, हालांकि प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है वो फर्स्ट है, ठीक है। तो हमें मैच करना है, मैच करते हैं। अब हम पहले ही लगा लेते हैं ना, ठीक है। पहली फर्स्ट स्टेज हमारी कौन सी है, प्री कन्वेंशनल। सेकंड रहेगी कन्वेंशनल, थर्ड रहेगी पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में हमारी प्री कन्वेंशनल के अंदर आ जाता है हमारा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, और गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अंदर आ जाता है सेकंड स्टेज के अंदर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट जो होता है वो थर्ड स्टेज है, और जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है वो भी क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेज के अंदर। तो सी और डी जो है वो थर्ड स्टेज में आते हैं, ठीक है। सी और सी, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर बन जाएगा सीधा ही, ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When the learner learns a task automatically without any desire or purpose, then it is called। एक मिनट। जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे कहते हैं।
हाँ ठीक है। हाँ बीच में थोड़ा काम करना था मुझे, वो कर लिया है। अब आराम से करेंगे, ठीक है, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है। When the learner a task automatically without any desire or purpose, then it is called, यानी जब अधिगम करता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैस्ड लर्निंग, यानी अविराम सीखना। अविराम सीखना यानी कि आप बिना किसी आराम, बिना किसी रेस्ट के लगातार सीख रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा सही। होल लर्निंग यानी पूरा सीखना, पूर्ण रूप से सीखना, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। पार्ट्स लर्निंग भी नहीं होगा भाई। किसी भी जब भी कुछ सीखते हैं तो पार्ट्स बनाकर, यानी कि मैंने एक चैप्टर को अगर पढ़ना है तो मैं उसके पार्ट्स बना लूँगी, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसिडेंटल बोल रही हाँ इंसिडेंटल, ठीक है। इंसिडेंटल यानी प्रासंगिक सीखना। प्रासंगिक सीखना क्या होता है? अपने आप ही सीखना, आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो सीखने के लिए, आपने अपने आप ही सीख लिया उस चीज़ को। जैसे सॉन्ग होते हैं, फिल्मी सॉन्ग होते हैं, आप खुद से एफर्ट नहीं लगाते, लेकिन फिर भी आप उसको गुनगुनाते हो, है ना। आपने एफर्ट नहीं लगाया। ऐसे ही अगर आपको है ना क्वेश्चन याद करने के लिए दिया जाए ना, तो याद नहीं होगा वो क्वेश्चन। लेकिन कोई सॉन्ग आया, नया सॉन्ग आया, आप अपने आप ही सीख लेते हो। आपने एफर्ट लगाए थे क्या? पहले उस सॉन्ग को लिखा पेपर पे, फिर उसको याद करने की कोशिश की? नहीं, ऐसा नहीं है, आपने अपने आप ही किया। इंसिडेंटल हो गया ना, इंसिडेंटल लर्निंग बोलेंगे इसको, ठीक है। और एक सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे यहाँ पर कूड़े वाली गाड़ी आती है कचरा उठाने के लिए, वो भी गाना बजाती है ना, जैसे स्वच्छ भारत का इरादा, ये इरादा कर लिया हमने। तो वहाँ पर भी देखो, मैं कभी सोचती हूँ, मैंने ना खुद की मर्ज़ी से ये सॉन्ग याद नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे को ये सॉन्ग याद है अच्छे से, और मैं खुद गुनगुनाती हूँ जब भी मैं कूड़ा फेंकने के लिए जाती हूँ ना। वो इंसिडेंटल लर्निंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of following statement is not true regarding biological motives, यानी नीचे बताना है कि जो जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है। जैविक अभिप्रेरक यानी बायोलॉजिकल मोटिव्स कौन से हो गए? थ्रस्ट हो गया, हंगर हो गया यानी भूख प्यास, और सेक्स, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गई हमारी, और एक स्लीप भी आ जाता है कहीं ना कहीं, तो ठीक है। स्लीप यानी ये हमारे को क्या है? बायोलॉजिकल मोटिव्स है। उसके बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है बतानी। दे आर यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है, हाँ सब सार्वभौमिक है ये। दे आर इनबोर्न, हाँ सही बात है, ये जन्मजात होते। भूख प्यास जन्मजात होती है, ठीक है। दे आर एसेंशियल, ज़रूरी है, जीवन के लिए ज़रूरी। देखिए सेक्स कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है जीवन के, आप इसके बिना रह सकते हो, लेकिन भूख और प्यास के बिना आप नहीं रह सकते। कुछ दिनों के बाद अगर आप खाना पीना छोड़ जाते हो, आप दुनिया ही छोड़ जाओगे, भूख और प्यास, है ना। बिना पानी के आप रह लोगे? नहीं। बिना खाने के आप रह लोगे? नहीं रह सकते। तो दे आर एसेंशियल, ज़रूरी है सर्वाइवर के लिए। पर ये क्या बात कह दीजिए आपने? दे आर नॉट रिलेटेड विथ होम्योस्टैटिस इन द इंडिविजुअल, ये व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं है। नहीं भाई है तो, जब हमारी बॉडी डिसबैलेंस करती है ना, हमारी बॉडी में किसी चीज़ की जब कमी होती है, बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी हुई, अब सोचो कि प्यास की कमी हुई, प्यास लगी हमारी, तो पानी की कमी हुई हमारे शरीर में, तो उसको इक्विलिब्रियम यानी बराबर करने के लिए, समस्थिति में लाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होगी। जब हम पानी को पी लेंगे ना, तो उससे जो हमारी बॉडी के अंदर डिसबैलेंस हुई है हमारी बॉडी, वो बैलेंस हो जाएगी, और बैलेंस को ही होम्योस्टैटिस बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, वैसे आ जाएगी, पता नहीं क्या हो जाता है जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, मेरी प्रोनाउंसिएशन क्यों ख़राब हो जाती है, ठीक है।
होम्योस्टैटिस, हाँ अब ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ, सॉरी नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें ना अपनी गलती ज़रूर मान लेनी चाहिए कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। गलत तब होगा जब हम अपनी गलती को ही स्वीकार नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि मैं हिंदी में शब्द नहीं बोल पाती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में कोई शब्द नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो नहीं बना रही होती या फिर मैं खुद पढ़ रही होती हूँ जर्नली, लेकिन मैं बहुत अच्छे से बोल पाती हूँ। पता नहीं क्यों प्रोनाउंसिएशन ऐसी कई बार क्यों गलत हो जाती है। कोई बात नहीं, सीख लेंगे। अभी अभी तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, है ना। अभी खुद मैं मन में पढ़ती थी, अभी मैं बोल कर पढ़ रही हूँ ना, तो इस वजह से ऐसा हो रहा होगा शायद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। वैसे भी रात के 12:30 बज चुके हैं भाई, ये रात के 12:30 बजे हुए आज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन आर द बेसिस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है? मूल्यांकन का आधार बताना। देखो बेसिकली इसके अंदर ना चारों आ जाती है, रिटन, ओरल, बिहेवियर, प्रैक्टिकल। हम है ना जो भी मूल्यांकन का बेस बनाते हैं ना, वो लिखित में भी बनाते हैं, मौखिक में भी बनाते हैं, व्यवहारिक में भी और प्रायोगिक में भी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सीधा सा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंसी टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट इज़ ए परफॉर्मेंस टेस्ट। हाँ भाई, अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण एक निष्पादक परीक्षण है। ये स्टेटमेंट तो सही है, हमें नहीं बतानी है। अब बोलोगे मैम अब हमेशा क्यों बोलते हो नहीं है नहीं है नहीं है बताने? कहीं क्योंकि है ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं को नहीं देखते। मैं हर बार बोलती हूँ, ठीक है। ये पॉइंट स्टेटमेंट जो हमारी ठीक है। वर्बल टेस्ट कैन बी इधर इंडिविजुअल। हाँ भाई, वर्बल टेस्ट हम एक व्यक्ति पर भी लगा सकते हैं और किसी ग्रुप पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 3 और 4 स्टेटमेंट क्या बोलती है। पहले 4 स्टेटमेंट, अब पहले ही देख लिया मैंने, है ना। 4 स्टेटमेंट बोल दे। 4 स्टेटमेंट को से इन नॉन वर्बल टेस्ट, यानी जहाँ पर भाषा का उपयोग नहीं किया गया है, अशाब्दिक परीक्षण। इंटेलिजेंसी इज़ ए मेजर थ्रू पिक्चर एंड फिगर। हाँ यही तो होते हैं ना नॉन वर्बल टेस्ट। कौन से होते हैं? जहाँ पर चित्रों और आकृतियों के द्वारा मेज़र की जाती है इंटेलिजेंसी को। सही बोल रही है ये तो। नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट वो होते हैं जहाँ पर भाषा का यूज़ नहीं किया जाता बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ आपको पिक्चर या फिगर दे दिए जाते हैं, ठीक है। आपको उन्हीं को देखकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। और ऊपर क्या बोला है? थर्ड ऑप्शन जो कि हमारा आंसर है, बताना नहीं है, हमें बताना है। इलिटरेट पीपल कैन नॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट। ऐसा है क्या? अशिक्षित व्यक्ति निष्पादक परीक्षण नहीं कर सकते। अरे अशिक्षित व्यक्तियों के लिए ही तो परफॉर्मेंस टेस्ट बनाए हुए होते हैं, क्योंकि वर्बल टेस्ट वो कर नहीं सकते क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। तो इसलिए तो उन्हें परफॉर्मेंस टेस्ट दी जाती है कि ताकि उन्हें आसानी से वो कर सके, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ओ लास्ट क्वेश्चन है, शुक्र है आ गया। Which of the following pair is not correct regarding element of intelligence and 3 dimension under the 3 dimension इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गिलफर्ड का फाइनली नाम आ गया। मैंने अभी तक 2 ही PYQ करवाए, एक करवाया, एक ये सेकंड जो हमने स्टार्टिंग किया है। तो मैंने पहले भी बताया था, जो इंटेलिजेंसी की जो थ्योरी है गिलफर्ड की, इन्होंने बताया था क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। यही वो इंसान है जिन्होंने बोला था, ठीक है। आपको मैं बता दूँ
3 डायमेंशनल इंटेलिजेंसी थ्योरी ऑफ गिलफर्ड यहाँ बोला था इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व और उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है बताना, में गलत बताना है। तो इसका आंसर वैसे मैं बता दूं, वैसे काफ़ी लेंथी है, ये सारे को डिफ़ाइन करना मैं पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको धीरे धीरे करके, अगर मैं PYQ करा रही हूँ तो उसके कॉन्सेप्ट भी कराऊँ, है ना। मेरी बड़ी इच्छा होती है, लेकिन मेरे पास ना रिसोर्सेज नहीं है, मैं कैसे कराऊँ ऐसे PDF पे मैं कैसे कराऊँगी कि ब्लैंक पे। कभी सोचूंगी मैं इस बारे में। मैं बोर्ड तो है, मैं बोर्ड पेपर, लेकिन मैं अपने घर के कामों में इतनी बिज़ी रहती हूँ कि इतना मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो ठीक है, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपको डिफ़ाइन करके हर चीज़ें बताऊँ। तो वैसे जान लेते इसका आंसर होगा कि जैसे यूनिट जो है प्रोडक्ट में ही आएगा, OCP है ना, OCP इसका हो जाएगा। OCP के अंदर O के अंदर आते हैं 2 कॉग्निटिव ऑपरेशन में आ गए ना, ऑपरेशन में 2 आ गए, कॉग्निटिव और ऑपरेशन, ये तो ठीक है। इवैल्यूएशन ऑपरेशन ये ठीक है। और जो P के अंदर आता है हमारा यूनिट आता है, जो कि लेकिन जो रिलेशन है ना, रिलेशन हमारे प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। O से हो गया ऑपरेशन हमारा, C से कंटेंट हो गया और P से होगा प्रोडक्ट। तो रिलेशन जो आएगा ना हमारा प्रोडक्ट में आएगा। तो ये पेयर जो हो जाता है हमारा गलत, हमें गलत है बताना था ना। नहीं, ऊपर पूछा गया था कि नहीं है ना, नहीं है बताना था जी। तो रिलेशन जो है वो कंटेंट में नहीं आता, वो किस में आता है, प्रोडक्ट में आता है। मेरे पास बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैंने खुद बनाई हुई है, लेकिन ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरी थ्योरी कराऊँ। मेरी बड़ी इच्छा होती रहती है कि कंप्लीट कब मैं स्टार्ट करूँगी कंप्लीट थ्योरी कराना। ये तो जस्ट PYQ, क्योंकि पेपर जो है नज़दीक आने वाला है, आ ही गया है देखो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मेरी गुड़िया जो है जाग चुकी है। बाय बाय।